हेलो, जय जोहार एंड वेलकम बैक टू कंपटीशन विंग पावर्ड बाय सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश है और इंडियन करंट अफेयर्स की इस नए वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, जहां हम 11 से लेकर के 30 सितंबर तक घटित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर डालेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने जितने भी टॉपिक्स कवर करने का प्रयास किया है उसमें से लगभग हर टॉपिक से आप पाएंगे कि चाहे पीएससी का एग्जाम हो या व्यापम का एग्जाम हो, वहां पे कभी ना कभी सवाल बने हैं, बहुत ही बेसिक सवाल बनते हैं और ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो है आज का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से संबंधित। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत बेस्ट अभिनेता हो गया या फिर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म हो गया, इन सब चीजों को हमने पहले भी एक वीडियो में कवर किया हुआ है। आज का हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कारों पर। तो 2020 वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है और यह सम्मान जो है आपके भारत की एक काफी प्रसिद्ध अभिनेत्री रही है, वेटरन एक्ट्रेस रही है, उनका नाम है आशा पारेख। ये तस्वीर लगी हुई है, इनको दिया गया है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के लिए दिया गया है आशा पारेख जी को। आप सबको पता है 2020-21 का जो दौर रहा वो कोविड वाला दौर रहा, इस वजह से पुरस्कारों की घोषणा लेट से हुई, उसका सम्मान समारोह भी लेट से आयोजित किया गया। तो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इसकी शुरुआत जो है 1969 में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के दौरान की गई थी। सबसे पहले ये भारतीय एक्ट्रेस देविका रानी जी को दिया गया था, देविका रानी जी को। सर्वप्रथम अगर दादा साहब फाल्के पुरस्कार अगर पूछा जाता है आपसे तो वो देविका रानी जी को दिया गया था। अब तक जो है ये कुल 52 लोगों को दिया जा चुका है और आशा पारेख जी जो है आपके 52वें नंबर की अभिनेत्री हैं जो जिनको ये अवार्ड मिला है। टोटल 52 लोगों को दिया गया है। इससे पहले वर्ष 2019 के लिए अगर आप देखोगे तो साउथ के बहुत बड़े स्टार रजनीकांत जी को, इनको 51वें नंबर का ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जबकि 50वें नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन जी को सन 2018 के लिए दिया गया था। अमिताभ बच्चन हो या फिर आपके रजनीकांत हो, यहाँ से सवाल बने हैं। पिछले वर्ष कुछ एग्जाम्स आयोजित हुए थे, जैसे मंडी उप निरीक्षक है, उसमें आपका ये रजनीकांत वाला सवाल बन चुका है। उससे पहले व्यापम के एग्जाम्स में भी अमिताभ बच्चन वाले सवाल बन चुके हैं। तो इसमें 2-3 फैक्ट्स तो बिल्कुल याद रखने हैं। कौन से वर्ष के लिए दिया गया, तो 2020 के लिए दिया गया, और कौन से संस्करण का था, तो 52वें संस्करण का था। और इसके बाद के जितने भी डिटेल्स हैं इसको हमने पहले की वीडियो में कवर किया है, इसको डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डलवा दूंगा। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि श्रेष्ठ फीचर फिल्म या फिर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन से मूवी को दी गई। तो एक तमिल की मूवी है सोर्रई पोट्रू, जिसे आप हिंदी में जो है उड़ान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस फिल्म को जो है श्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार दिया गया। फीचर फिल्म क्या होता है? ऐसी फिल्म जिसका ड्यूरेशन जो है 80 मिनट से लेकर के 180 मिनट तक क्या हो सकता है, मतलब कि लॉन्ग ड्यूरेशन वाली जो फिल्म होती है इसको फीचर फिल्म बोला जाता है। क्लियर? दूसरा देखोगे अगर आप श्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म या फिर संपूर्ण मनोरंजन के कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म, मतलब कि सबसे ज्यादा फेमस मूवी का अवार्ड किसको दिया गया, तो अजय देवगन की फिल्म है तान्हा जी द अनसंग वॉरियर। इसके अलावा अगर आप देखोगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो इन्हीं दोनों फिल्मों के एक्टर, जो इस फिल्म के एक्टर हैं आपके सूर्या और तान्हा जी के एक्टर हैं जो अजय देवगन, तो इनको जो है ये अवार्ड दिया गया। ये रहा सूर्या, इनको सोर्रई पोट्रू के लिए, और आपके अजय देवगन को तान्हा जी के लिए। तो बेस्ट अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता से भी पहले सवाल पूछे जा चुके हैं। इसके पहले के वर्षों के लिए जिसको जिसको दिया गया है उनसे कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री देखेंगे तो उसी मूवी उड़ान या फिर सोर्रई पोट्रू मूवी की ही जो हीरोइन है अपर्णा बाला मुरली, इनको ये सम्मान दिया गया है। और वैसे बहुत सारे कैटेगरीज हैं, सर्वश्रेष्ठ गीत, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, बाल फिल्म, तो ये उतना ज्यादा रिपीटेडली नहीं पूछा जाता है। फिर भी अगर आपको ये जानना है तो मैंने यहाँ पे सारा लिख रखा है और इसके पीडीएफ में भी आप इसको जो है जा करके एक बार पढ़ सकते हैं। वैसे ज्यादातर सवाल जो है अभी तक हमने जितनी चीजें डिस्कस की हैं वहीं से पूछी जाती हैं। तो ये था आपका पहला टॉपिक। इसमें एक सवाल है कि आशा पारेख जी को कौन से क्रम का दादा साहेब फाल्के सम्मान दिया गया है। अभी मैंने कुछ देर पहले चर्चा भी किया इसके बारे में। आपको अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में जो है 50, ऑप्शन बी में अगर देखें तो 51वां, ऑप्शन सी अगर देखें तो 52वां और ऑप्शन डी देखें तो 53वां।
तो ऐसे ही बिल्कुल सवाल पूछे जाएंगे आने वाले, जैसे भी आपके एसआई के एग्जाम हैं या फिर और भी कोई वनडे एग्जाम होता है तो बिल्कुल इसी पैटर्न में क्वेश्चंस रहेंगे। तो आशा पारेख जी को कौन से क्रम का दादा साहब फाल्के सम्मान दिया गया, तो ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके अलावा अगर हम दादा साहब फाल्के के बारे में कुछ फैक्ट्स जाने तो दादा साहब फाल्के को तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। भारतीय फिल्म जगत की पहली फीचर फिल्म, मतलब कि लॉन्ग ड्यूरेशन की फिल्म, राजा हरिश्चंद्र, इन्होंने ही 1913 में डायरेक्ट की थी, मतलब इन्होंने ही बनाने का काम किया था राजा हरिश्चंद्र फिल्म को। तो इन्हीं के सम्मान में जो है इस अवार्ड को दिया जाता है। और इसके अलावा और क्या फैक्ट्स देख सकते हैं अगर हम दादा साहब फाल्के फिल्म सम्मान से, और कुछ हमको देखना है अगर, तो ये सारी चीजें देख लिए, इसका क्रम देख लिए, कौन से वर्ष के लिए दिया जाता है ये देख लिए, तो इतने में आपका काम जो है चल जाएगा। और इसमें बहुत सारे कैटेगरीज हैं, उन डिटेल्स में आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अच्छा, इसमें अगर हम पिछले कुछ वर्षों के पीएससी के पैटर्न को देखें तो और अगर डेप्थ में जाता है तो इसके साथ में क्या क्या दिया जाता है अगर ऐसा कुछ पूछता है तो एक तो आपको स्वर्ण कमल एक शॉल दी जाती है और साथ में 10 लाख रुपए। ठीक, तो ये 3 चीज जो है आपके दादा साहब फाल्के अवार्ड में अवार्डी को जो है दिया जाता है। क्लियर? तो इतने सारे फैक्ट्स थे। आज का दूसरा टॉपिक अब हम शुरू करेंगे, वो है देश के दूसरे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए आपके कौन? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। ये उनकी तस्वीर लगी हुई है, ये है आपके लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जिनको देश का दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया है। आप सबको पता है आज से 10 या 11 महीने पहले जो है देश के जो प्रथम सीडीएस थे विपिन रावत जी, उनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में केरल में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो पिछले 10 महीने से पोस्ट खाली थी, अब गवर्नमेंट ने इसको फिलअप करने का निर्णय लिया है और अनिल चौहान जी को जो है दूसरा सीडीएस नियुक्त कर दिया गया है। तो सीडीएस के पोस्ट से संबंधित सवाल जो है पीएससी 2021, मतलब इसी साल जो फरवरी के महीने में जो पीएससी आपका हुआ था, पीएससी 2021 में सवाल पूछ चुका है, उसको भी हम लोग इस स्लाइड के बाद में डिस्कस करेंगे। पहले सीडीएस से रिलेटेड सारी चीजों को देख लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले अगर देखें तो सीडीएस का पद जो है पहली बार 2019 में सृजित किया गया। क्लियर? इसके लिए सबसे पहली अनुशंसा जो है कारगिल वॉर के बाद में कारगिल युद्ध समिति या फिर कारगिल समीक्षा समिति ने सन 2000 में किया था कि सीडीएस का पद जो है वो बनाया जाना चाहिए। क्लियर? सीडीएस के बारे में देखें तो वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। इसमें माइनर सा डिटेल आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर सेना का सर्वोच्च अधिकारी या फिर सर्वोच्च कमांडर आपसे पूछे तो वो तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन तीनों सेना के अगर प्रमुख जो कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे तीनों आर्मी के बीच में वो होते हैं आपके सीडीएस। क्लियर? अगर उनकी रैंकिंग देखें तो वो जो है आपके जो हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं या वायु सेना अध्यक्ष हैं या फिर नेवी के अध्यक्ष हैं उनसे अलग नहीं होते, उनसे ऊपर नहीं होते, बस उनको हायरार्की में हम ऊपर रखते हैं सीडीएस को। एक 4 स्टार सैन्य अधिकारी होते हैं जो आपके सीडीएस होंगे और 4 स्टार सैन्य अधिकारी होते हैं। पात्रता की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें तो 62 वर्ष से कम या तो आप रिटायर्ड हैं या तो फिर आप सेवारत हैं या तो आप सर्विस में हैं, इन सर्विस हैं, या फिर रिटायर हो गए हैं, लेकिन ड्यूरिंग आपको जब अपॉइंट किया जाए तो 62 वर्ष से कम की उम्र आपकी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें रिसेंटली एक परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन से पहले ऐसा नियम था या तो कोई सेवारत या फिर सेवानिवृत्त सेना का अधिकारी, थल सेना का अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष या फिर नेवी का अध्यक्ष या फिर वायुसेना का अध्यक्ष ही सीडीएस बन सकता था और साथ ही उसको 4 स्टार रैंक का होना चाहिए था। लेकिन इसमें मुख्य परिवर्तन करके क्या किया गया है, अब जो है कोई भी सेवारत या सेवानिवृत्त जो 62 वर्ष से कम उम्र का है और या तो फिर वो लेफ्टिनेंट जनरल के पोस्ट पे रहा हो या फिर वर्तमान में कार्यरत हो या फिर एयर मार्शल के पद पर हो या फिर वाइस एडमिरल के पद पर हो। देखिए आपका लेफ्टिनेंट जनरल जो है आपके जो थल सेना हमारी होती है उसमें उसके जो मुखिया होते हैं उससे नीचे का पोस्ट होता है। तो अब इनके लिए भी सीडीएस बनने का रास्ता खोल दिया गया है और जो आप अनिल चौहान जी को देख रहे हैं ये इसी कैटेगरी से आते हैं और ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड थे। क्लियर? तो इनको जो है नियुक्त किया गया है। कार्यकाल अगर देखें तो अधिकतम 65 वर्ष का होता है, मतलब 65 ईयर्स के होने पे आपको रिटायर कर दिया जाएगा इस पोस्ट से। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको आप विशेष की कैटेगरी में रख सकते हैं।
ये रक्षा जो मंत्रालय होता है हमारा, डिफेंस मिनिस्ट्री, उसके तहत सैन्य कार्य विभाग का प्रमुख होता है। ठीक, सैन्य कार्य विभाग के मुखिया होते हैं। इसके अलावा इसके सचिव के रूप में भी कार्य करते हैं। पहले इसके सचिव के रूप में कोई आईएएस कार्य करता था, अब इसके सचिव के रूप में ये सीडीएस ही कार्य करते हैं। तो सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख साथ ही इसके सचिव के रूप में, सैन्य कार्य विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। यह मौजूदा चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष होते हैं, स्थायी अध्यक्ष होते हैं। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष होते हैं। तीसरा देखोगे तो रक्षा अधिग्रहण परिषद और रक्षा योजना समिति के सदस्य होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, तीनों को नोट करके रखेंगे। यह तीनों सेनाओं से संबंधित सभी मामलों पर जो हमारे रक्षा मंत्री होते हैं उनके प्रमुख सैन्य सलाहकार होते हैं। तीनों सेनाओं को किस डायरेक्शन में मूव कराना है, उनको कौन सा इक्विपमेंट देना है, क्या करना है, इस सब मामलों में रक्षा मंत्री के सलाहकार, मुख्य सलाहकार होंगे आपके सीडीएस। परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार एवं रक्षा अधिग्रहण परिषद और रक्षा योजना समिति के भी सदस्य होते हैं। तो काफी सारे परिषद या फिर समितियों के सदस्य होते हैं, तो इसको एक जगह पे नोट करके रखें और इसको याद करें। सरकार और सशस्त्र बलों के बीच में समन्वय बनाने का कार्य भी ये करते हैं, मतलब आर्मी और गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम भी ये करेंगे। कौन? सीडीएस, आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्लियर? और क्या देख सकते हैं, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक, परिवहन आदि में भी समन्वय बनाने का, समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं सीडीएस। तो सीडीएस एक 4 स्टार अधिकारी होता है, तीनों सेना का प्रमुख होता है। इनके जो आपका पात्रता है, कार्यकाल है और इनसे, इनके पोस्ट से रिलेटेड जो भी विशेष तथ्य हैं सबको आप बिल्कुल एक जगह पे कंपाइल करके रखें, बिल्कुल याद करें। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैंने डाला है जो आपके पीएससी 2021 में ही पूछा गया है, पीएससी 2021 में। देखिए क्या बोलता है, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में क्या सही नहीं है, मतलब कि गलत कथन कौन सा है ये पूछना चाह रहा है। अगर आप सबसे पहले देखें, इस पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष है। हमने अभी पढ़ा कि अधिकतम उम्र सीमा जो है बिल्कुल 65 वर्ष है। वह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है। इसके पहले वाले स्लाइड में अगर आप ध्यान देंगे तो इसके बारे में भी जिक्र था। वह रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष होता है और वह रक्षा योजना समिति का सदस्य होता है। तो इसमें अगर आप आंसर देखने जाएंगे तो मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें, क्योंकि पिछले स्लाइड में ही पढ़ाया हूं, बहुत ही माइनर सा एक मिस्टेक था इसमें और इसका एक आंसर लेना था, जो क्वेश्चन काफी इजी था अगर आपने सीडीएस के टॉपिक को अच्छे से पढ़ के रखा है। तो अभी तक हमने जो 2 टॉपिक्स देखे हैं उनसे सवाल बन चुके हैं एग्जाम्स में। तीसरा जो टॉपिक देखेंगे उससे भी पहले सवाल बना हुआ है, अटॉर्नी जनरल के बारे में। नए अटॉर्नी जनरल, 16वें अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति हो गई है। इनके पद पे जो है, इनसे पहले मुकुल रोहतगी जी की नियुक्ति होने वाली थी, लेकिन अब इनकी नियुक्ति हुई। इनका नाम क्या है अगर आप देखो तो आर वेंकट रमनी, आर वेंकट मनी इनका नाम है। और ये 16वें क्रम के भारत के महान्यायवादी होंगे, 16। इनके बारे में अगर संविधान में देखें तो संविधान के अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 88 में इनके बारे में जिक्र है। अनुच्छेद 76 में जो है इनके पद के बारे में जिक्र है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा और उनकी योग्यता आदि के बारे में और पात्रता के बारे में जिक्र है। अगर इस सबको थोड़े डिटेल से देखें तो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, मतलब कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है आपके अटॉर्नी जनरल को। नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पर ही अपना पद ग्रहण करते हैं। जनरली जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस्तीफा देती है तो ये उनके साथ ही इस्तीफा दे देते हैं। इनका कार्यकाल जो है एग्जैक्टली फिक्स नहीं होता है। योग्यता अगर देखें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, बेसिक है ये। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए योग्य होना चाहिए, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। अगर एक ब्रीफ दूं आपको तो सबसे पहले उसे भी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए। और उसके अलावा अगर आप देखो तो 7 साल से वो 7 सालों से जो है किसी हाई कोर्ट में या तो वो एज अ जज काम कर रहे हो या फिर 10 सालों से जो है आपके किसी हाई कोर्ट में वो एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर राष्ट्रपति की नज़र में वो
काफी अच्छे ज्यूरिस्ट हों, मतलब कि एमिनेंट ज्यूरिस्ट हों, तो उनको जो है सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया जा सकता है। सेम क्राइटेरिया आपके भारत के महान्यायवादी के लिए भी लागू होता है। अनुच्छेद 88 में अगर आप देखोगे तो इनसे संबंधित पावर वगैरह के बारे में बताया गया है। तो भारत के महान्यायवादी जो है पूरे देश में किसी भी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में तो बिल्कुल प्रेजेंट हो ही सकते हैं, और वहां पे अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अगर कंसर्न्ड पार्टी है, वो या अगर अपोजिट पार्टी है, तो सुनवाई का अधिकार रखते हैं अटॉर्नी जनरल, उनके बिहाफ में ये जाकर के कोर्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं। वह लोकसभा, राज्यसभा और संयुक्त बैठक, लोकसभा की अगर बैठक चल रही है, राज्यसभा की अगर बैठक चल रही है, या फिर संयुक्त बैठक जो चल रही है, इन तीनों ही बैठक में वो भाग ले सकते हैं। कौन? भारत के अटॉर्नी जनरल। इन तीनों ही बैठक में वो अपनी बात भी रख सकते हैं, बस एक ही राइट नहीं है उनको, वो है जो वोटिंग का राइट उनको नहीं है। किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का ही इनका दर्जा होता है, उन्हीं के समान सभी सुविधाएं इनको दी जाती हैं। तो इतने सारे फैक्ट्स हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। अब जैसा अटॉर्नी जनरल का पोस्ट है वैसे ही राज्य में एडवोकेट जनरल होता है, जिन्हें क्या बोला जाता है? महाधिवक्ता बोला जाता है। तो आप सबके लिए सवाल है कि छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता वर्तमान में कौन है, और महाधिवक्ता का जिक्र जो है संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो ये दोनों सवाल के आंसर्स भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में करें। तो ये थे आपके अटॉर्नी जनरल आर वेंकट मणि, आर वेंकट मणि, आर वेंकट मणि, अच्छे से याद रखें इसको। क्लियर? चलिए चौथे टॉपिक पे चलेंगे, वो है एससीओ से संबंधित। वाराणसी जो हमारा शहर है उत्तर प्रदेश में, उसे एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। तो ये क्या होता है, इसको अगर देखें तो एससीओ एक 8 सदस्यीय समिति है, ग्रुप है, 8 देशों का एक ग्रुप है, और उसने जो है पहली बार अपने इतिहास में भारत की सांस्कृतिक राजधानी जिसे बोला जाता है वाराणसी, उसे ही अपना एससीओ का जो है पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। तो यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बनने के सवाल हैं कि वर्तमान में बताइए कि एससीओ की पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया? तो तस्वीर देख सकते हैं वाराणसी की। इस साल का जो एससीओ का बैठक हुआ वो उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था 2022 के लिए। उज्बेकिस्तान की राजधानी है समरकंद। ये यूरेशियन मतलब कि सेंट्रल एशिया का एक देश है, रसिया के सदर्न पार्ट में पड़ता है। 16 सितंबर 2022 को। अच्छा, इससे होगा क्या? तो इसके तहत वर्ष 2022-23 में वाराणसी में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कैसे कार्यक्रम होंगे? सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, धार्मिक कार्यक्रम होंगे, और एससीओ के जितने भी सदस्य देश हैं वहां से अलग अलग कलाकारों को, वहां से जो बड़े ऑथर्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, या फिर जो फोटोग्राफर्स होते हैं, ऐसे लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स लोगों को बुलाया जाएगा वाराणसी में, और कल्चर का आदान प्रदान किया जाएगा। काफी सारी उनके लिए प्रदर्शनी लगाई जाएगी, काफी सारे आयोजन किए जाएंगे। तो इससे फायदा क्या होगा अगर देखा जाए तो भारत और एससीओ के तहत जितने भी और अन्य देश हैं उनके संबंधों में जो है मजबूती आएगी। क्लियर? तो यहां से वन लाइनर क्वेश्चन बनता है कि एससीओ की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है। एससीओ के बारे में कुछ फैक्ट देखें तो ये 8 सदस्यीय स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ये यहाँ पर एससीओ जो है आपके मेंस में पेपर 7, जो आपका पेपर 7 है वहां के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके लिए। क्लियर? तो कौन कौन इसके सदस्य देश है अगर देखोगे तो आप, एक तो रसिया है, दूसरा चाइना है, ठीक है, और इंडिया और पाकिस्तान है, बिल्कुल इंडिया है, पाकिस्तान है, और इसके अलावा 4 देश जो हैं, जैसे एक आपका ये उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तो ऐसे करके टोटल ताजिकिस्तान है। टोटल 8 देश हैं, अभी वर्तमान में 8 हैं, और इस साल घोषणा की गई है कि 2 देशों को और इसमें सदस्यता दी जाएगी। अब वो जो 2 देश रहेंगे वो आपका एक है ईरान और दूसरा है बेलारूस, ठीक। बेलारूस जो है यूक्रेन के उत्तरी पार्ट में और रसिया के जो है आपके पश्चिमी पार्ट में पड़ता है, मतलब रसिया का पड़ोसी देश है। रसिया से काफी अच्छे संबंध है, इसलिए इसे एससीओ में जगह दी जा रही है। ईरान के बारे में हम फैक्ट देखेंगे कि ईरान का कैसे अमेरिका के साथ प्रतिद्वंदता चलते रहता है, इस वजह से ईरान को भी एससीओ में सदस्यता दी जाने की बात कही जा रही है। गठन इसका वर्ष 2001 में हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान को छोड़ के बाकी 6 देश जो है इसके संस्थापक सदस्य हैं। भारत और पाकिस्तान को वर्ष 2017 में सदस्य बनाया गया था। नवीन सदस्य हम देख रहे हैं कि ईरान और बेलारूस को बनाया जाएगा। एक्चुअल में हुआ क्या, जब 2017 में चाइना ने पाकिस्तान को इसका सदस्य बनाने की सिफारिश की, तो रसिया ने भी भारत को जो है इसका सदस्य बनाने की सिफारिश
कर दी। इस तरीके से भारत और पाकिस्तान भी एससीओ के सदस्य बने। एससीओ का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य क्या है, तो इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखना। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सैन्य संगठन, मतलब कि आर्मी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? चलिए, नाटो के प्रतिकार के रूप में भी इसे देखा जाता है। नाटो हम सबको पता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, पश्चिम के देशों का एक आर्मी संगठन है और इसी से संबंधित अभी रसिया और आपके यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो नाटो के प्रतिकार के रूप में कैसे देखा जाता है, आप देखेंगे तो अक्सर आप पाएंगे कि यूएसए और रसिया के बीच में आप अक्सर टकरार पाएंगे, यूएसए और चाइना के बीच में आप अक्सर टकरार पाएंगे, और वैसे यूएसए और ईरान के बीच में आप अक्सर देखते हैं कि टकरार बना होता है। इस वजह से क्योंकि एक सैन्य संगठन भी है, इसलिए इसे जो है नाटो के प्रतिकार के रूप में देखा जाता है। तो इतने सारे एससीओ से रिलेटेड फैक्ट्स थे। हम चलेंगे आज के अगले टॉपिक की तरफ। इससे पहले एक सवाल भी है आप लोगों के लिए कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एससीओ, एससीओ का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। तो इसका भी आंसर आप इसके हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर करें। क्लियर? चलिए अगला टॉपिक देखेंगे तो एक और नई कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। उस कंपनी का नाम है REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन इस कंपनी का नाम है, और इसे महारत्न का दर्जा दिया गया है। हिंदी में इसे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम भी बोलते हैं, और इसे महारत्न का दर्जा वर्तमान में दिया गया है। तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC का अगर परिचय देखें तो REC एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इसका गठन वर्ष 1969 में किया गया था। और जो आपकी REC है वो क्या काम करती है अगर देखा जाए तो REC का काम क्या रहेगा, तो भारत में जो है विद्युतीकरण के जितने भी काम होते हैं, बिजली के क्षेत्र में जितने भी काम होते हैं, उनका वित्त पोषण करना, मतलब उनको फाइनेंस देना और उनके डेवलपमेंट पे अपना फोकस रखती है। जो बिजली के काम, बिजली से संबंधित डेवलपमेंट, नए नए जगह का इलेक्ट्रिफिकेशन करना है तो उसके डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस करने का काम करती है। किसके अंतर्गत आती है, तो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आती है। कौन सी कंपनी? आपकी REC। अगर इसका मोटो की बात की जाए तो एंडलेस एनर्जी, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, असीमित ऊर्जा, अनंत संभावनाएं जो है इसका मोटो है। महारत्न के दर्जे की बात करें तो महारत्न का दर्जा कैसे दिया जाता है, तो इसके लिए 3 जो है आपके क्राइटेरिया है, और ये कौन से सब्जेक्ट का अगर पार्ट है हम देखें तो ये आपके इकोनॉमिक्स का पार्ट है, चाहे प्री का एग्जाम हो, व्यापम का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो, तीनों के लिए ही ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महारत्न का दर्जा अगर देखें तो महारत्न का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने या तो पिछले 3 सालों में, लगातार पिछले 3 सालों में 5000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, मतलब कि शुद्ध लाभ अर्जित किया हो। कितने करोड़ रुपए का, तो 5000 करोड़ रुपए का, और कितने दिनों में, तो पिछले 3 वर्षों में, लगातार बीते 3 वर्षों में। दूसरा अगर क्राइटेरिया देखें तो इसके अलावा वो बीते 3 वर्षों में इसका प्रॉपर पूरा नेट टर्नओवर जो है, एवरेज टर्नओवर जो है, मतलब साल भर का जो इसका व्यवसाय है वो 25000 करोड़ रुपए का होना चाहिए। तो ये 2 क्राइटेरिया हो गए। सबसे पहले हमने देखा नेट प्रॉफिट 5000 करोड़, मतलब शुद्ध लाभ 5000 करोड़, वार्षिक औसत वार्षिक कारोबार, मतलब कि एवरेज टर्नओवर जो है इसका 25000 करोड़, या फिर तीसरा जो क्राइटेरिया है वो बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य जो है वो 15000 करोड़ रुपए का होना चाहिए। तो ये 5, 25 और 15 इन तीनों क्राइटेरिया को आप याद रखें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। मेंस के आंसर राइटिंग में भी आते हैं, और व्यापम या प्री के एग्जाम में कूट बना करके यहां से सवाल पूछा जा सकता है। इसके साथ ही हम देखें तो वर्तमान में भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं, ये एक सवाल है। इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में करें। इसका ए में दिया हुआ है 10, बी में 11, सी में 12 और डी में 13। तो मैं इसका आपको आंसर बता ही दूं, इसका आंसर जो हो जाएगा सी 13 हो जाएगा। पिछले साल हमने देखा, पिछले साल के करंट अफेयर में भी पढ़ा था कि एक नई कंपनी जो कि 11वीं कंपनी थी उसको महारत्न का दर्जा दिया गया था, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन करके। हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी वो कंपनियां आपकी है टोटल अभी वर्तमान में जिसे महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो वो है आपका सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूसरा आप देखोगे तो वो है आपका गेल,
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तीसरा आप देखोगे तो वो है आपका भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। चौथा अगर आप देखो तो एनटीपीसी, आपका इसका फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसके बाद आप देखोगे पांचवा तो कोल इंडिया लिमिटेड। छठा देख सकते हो आप ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसके बाद आप देख सकते हो बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके बाद आप देख सकते हो एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और आप देख सकते हो आईओसीएल या फिर ओआईसीएल बोलते हैं, ऑयल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 10वें में आप देखोगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 11वें में आप देखोगे जिसे पिछले साल ही दर्जा दिया गया महारत्न का, वो था आपका पावर फाइनेंस कंपनी, ठीक। और जो इस साल दिया गया है 12वें नंबर का, वो है आपका आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। तो ये पूरे 12 जो हैं ये आपके कैसी कंपनियां हैं, तो ये है आपकी महारत्न कंपनी है। इसे बिल्कुल अच्छे से याद रखें और इससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हमने देखे वो याद रखें, ठीक है। तो महारत्न कंपनी वाला फैक्ट इतना ही था। अगला जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी से रिलेटेड है। इसको देख लेते हैं, इससे संबंधित क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट निकल करके आई हैं। तो वर्तमान में हाल ही में जो है आपके नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। लॉजिस्टिक क्या होता है? लॉजिस्टिक को बहुत ही आसान भाषा में समझें तो किसी भी सामान का एक जगह से दूसरे जगह उसको ट्रांसपोर्ट करना ही लॉजिस्टिक है, उसके भंडारण की सुविधा करना लॉजिस्टिक है, और उसको जो है उसके प्रोडक्शन साइट से निकाल करके कंज्यूमर तक लेके जाना ही लॉजिस्टिक कहलाता है। तो ये लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत क्या क्या किया जाएगा उसको अगर हम देखें तो उद्देश्य यह है कि अंतिम छोर तक त्वरित वितरण करना, किसी भी सामान का अंतिम छोर तक त्वरित वितरण करना, मतलब जल्दी से जल्दी किसी सामान को जो है वो जहां प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो रॉ मटेरियल है तो उसके प्रोडक्शन साइट तक, और अगर वो प्रोडक्शन साइट है तो वहां से उसको कंज्यूमर तक के जल्दी से जल्दी पहुंचाना ही क्या होता है? लॉजिस्टिक होता है। तो इसी को जल्दी, किसी भी सामान को जल्दी पहुंचाने के लिए जो नीति लाई गई है उसे हम राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी कहेंगे। तो एक तो त्वरित वितरण है, दूसरा देखें तो साथ ही परिवहन से संबंधित चुनौतियों को समाप्त करना, ताकि जो निर्यात जो है आपका कई गुना बढ़े, मतलब कि एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़े, और जो छोटे उद्योग हैं, जो एमएसएमई जिन्हें बोला जाता है, और उनमें काम करने वाले जो लोग हैं उनका मुनाफा बहुत ज्यादा हम बढ़ा सकें। तो यही मेन उद्देश्य है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी का। अगर लॉजिस्टिक में देखोगे आप तो संसाधन, लोगों को, कच्चा माल, उपकरण आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया। और अगर आप राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के बारे में फैक्ट देखोगे तो अभी वर्तमान में क्या है, आपके जीडीपी का 13 से 14% जो है इसका लागत मूल्य है, जबकि इसमें टारगेट रखा गया है कि 2030 तक जो है इस लागत मूल्य को 10% से कम लेकर के आना है। आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की अगर हम देखें तो बहुत सारे जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि यूएसए हो गया या फिर जर्मनी हो गया, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज, या फिर चाइना या जापान को देखोगे, साउथ कोरिया को देखोगे आप, तो वहां पे लागत मूल्य जो लॉजिस्टिक में है वो बहुत ज्यादा कम है, जबकि उनके कंपैरिजन में हम भारत में देखेंगे तो लागत मूल्य लॉजिस्टिक का बहुत ज्यादा है। क्लियर? इसी वजह से जो है भारत में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति लाई गई है। आप देख सकते हैं जीडीपी का लागत मूल्य 13 से 14% तक रहता है हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का। दुनिया की, हम आप सबको पता है, वर्तमान में एक आंकड़ा आया था जिसमें बताया गया कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते जो है भारत ने लक्ष्य रखा है कि सन 2030, वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI के टॉप 10 कंट्रीज में भारत को शामिल होना है, LPI के टॉप 10 कंट्रीज में। और लास्ट जो 2018 में रैंकिंग आई थी उसमें भारत जो है 44वें स्थान पे था। तो परफॉर्मेंस काफी पुअर रहा है और इसमें जो है टॉप 10 में शामिल होना है। तो इसको और थोड़ा सा हम अगर ब्रेक करने की कोशिश करें लॉजिस्टिक पॉलिसी को, तो अब हम सबको पता है कि भारत में ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन वाया रोड होता है, मतलब कि ज्यादातर ट्रकों के माध्यम से होता है। तो ट्रक के माध्यम से हम क्या देखते हैं कि बहुत समय लगता है चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में, आप समय ज्यादा लगेगा, क्वांटिटी आप कम पहुंचा पाओगे और ईंधन की भी ज्यादा खपत होती है। जबकि आप डेवलप्ड अर्थव्यवस्थाओं में देखोगे तो ट्रांसपोर्टेशन के मोड को जो है बहुत ज्यादा उन लोगों ने चेंज किया है और ज्यादा उनका फोकस वाटरवे जैसी चीजों पे रहता है। तो भारत में भी जो है आपको पता ही है सागरमाला एक प्रोजेक्ट चलाई जा रही है,
सागर माला। इसके अलावा आप राष्ट्रीय जो जल मार्ग हैं उनसे परिचित होंगे, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया है। तो इन्हीं चीज़ों को पेशअप करने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति लाई गई है, ताकि जो आपका वाटरवे है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जा सके। शिप जहाज के माध्यम से चीज़ों को लाने ले जाने में समय कम लगता है, ट्रैफिक कम रहता है, इसके अलावा ईंधन की खपत भी बहुत कम होती है, और एक साथ आप बल्क में बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा सकते हैं। इसलिए वाटरवे को डेवलप करना है। दूसरा, अगर आप देखोगे तो एयरवे, कार्गोज, जगह जगह आप देख रहे हो कार्गो हब बनाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले रायपुर में भी घोषणा की गई है। तो ऐसे कार्गो हब्स को डेवलप करना है, इसमें फोकस डालना है। और अगर रोडवेज में भी आप देखोगे तो सागर माला, इसके अलावा भारत माला प्रोजेक्ट और आपका पीएम गति शक्ति योजना, पीएम गति शक्ति योजना, ठीक। तो ये सब चीजों को और पेशअप करने का काम करेगा आपका राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी। रेलवे से आप सबको पता है बहुत सारे कच्चे माल और रॉ मटेरियल्स की डिलीवरी होती है, लेकिन बहुत सालों से भारत में रेलवे का जो एवरेज स्पीड है आपके मालगाड़ी का खास करके वो 25 किलोमीटर पर आवर के आसपास है, जिसे बढ़ा करके लक्ष्य रखा गया है कि लगभग 50 किलोमीटर पर आवर अगर हम करते हैं तो ये राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी की नीतियों को, ये इसके जो बनाए गए लक्ष्य हैं उसको पाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो ये सारी चीज़ें थी लॉजिस्टिक पॉलिसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगले टॉपिक पे चलेंगे। अगला टॉपिक क्या है अगर वो हम देखें तो आपका जो अगला टॉपिक है वो है पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, इसका फुल फॉर्म। इसके फुल फॉर्म से पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो पीएम केयर फंड का सबसे पहले आप फुल फॉर्म बिल्कुल अच्छे से याद रखें। फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी केयर फंड, इमरजेंसी सिचुएशन फंड। तो पीएम केयर का फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखें। पीएम केयर फंड को हम अभी अचानक से क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसमें जो है 3 लोगों की इसके ट्रस्टी के रूप में नियुक्ति की गई है, तो उन तीनों का नाम जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो किन 3 लोगों को इनमें ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया है? सबसे पहले एक वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा जी, इनको आपने ये जानते ही होंगे आप इनको, तो इनको जो है ट्रस्टी बनाया गया है। दूसरे, भारत में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे के टी थॉमस, इनको भी जो है ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया है। और तीसरा अगर हम देखें तो लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर करिया मुंडा जी को, इन तीनों को जो है ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया है पीएम केयर फंड्स में। पीएम केयर फंड का जो ट्रस्ट होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे वही पीएम केयर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी होंगे। तो इन 3 ही लोगों की नियुक्ति नहीं हुई है, और भी 3 लोगों की नियुक्ति हुई है, लेकिन वो एडवाइजरी बोर्ड में नियुक्ति हुई है। तो 3 लोगों की तो एज ए ट्रस्टी नियुक्ति हुई है, 3 लोगों की एडवाइजरी बोर्ड में नियुक्ति हुई है। तो ये 3 लोग कौन है देखें तो पूर्व जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे राजीव महर्षि जी, इनकी एक तो नियुक्ति हुई है। इन्फोसिस की पूर्व चेयरपर्सन सुधा मूर्ति जी, इनकी नियुक्ति हुई है। और पिरामल फाउंडेशन की पूर्व सीईओ आनंद शाह जी की नियुक्ति हुई है। तो ये 6 लोगों का नाम आपको याद रखना है। पीएम केयर फंड्स ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन होते हैं इसको याद रखना है। ये अभी हाल ही में खबरों में रहा, तो इन 6 लोगों का नाम हम याद रख सकते हैं। पीएम केयर फंड्स की स्थापना के बारे में देखें तो कोविड-19 महामारी के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। हम सबको पता है प्रधानमंत्री राहत कोष योजना पहले से है, लेकिन ऐसे किसी महामारी की स्थिति में कैसे रिलीफ पहुंचाया जाए लोगों को, इसके लिए पीएम केयर्स फंड एक नया बनाया गया। तो हम इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान इसको बनाया गया पीएम केयर फंड को। इस फंड की शुरुआत महामारी के कारण उत्पन्न हुई किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए की गई है। तो इतना जो है आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट था पीएम केयर फंड से संबंधित। तो अब हम चलते हैं आज के अंतिम स्लाइड पे, और वो है आपका विविध में क्या क्या चीजें हैं अगर देखें तो सबसे पहले दिलीप तिर्की पूर्व भारतीय हॉकी टीम के कप्तान और ओलंपियन रहे हैं, उन्हें हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये 1 लाइनर फैक्ट है। व्यापम का फेवरेट टॉपिक होता है हॉकी, तो वहां से अक्सर सवाल उठाते रहता है, इसलिए आपको हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप तिर्की जी का नाम बिल्कुल याद रखना है। इसी बहाने हम हॉकी से रिलेटेड और कुछ फैक्ट देखें तो 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ आयोजित होने वाला है, उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो भारत उसकी मेजबानी करेगा। अब भारत के भी 2 शहरों में उसकी मेजबानी होगी। सबसे पहले तो ये उड़ीसा में ही आयोजित किया जाएगा। उड़ीसा के 2 शहर, एक तो हो गया आपका राउरकेला, ठीक, तो यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा, और दूसरा है आपका कटक में आयोजन
किया जाएगा। यहाँ पे आप मेरे को एक आंसर दें कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम इन दो शहरों में से कहाँ बनाया जा रहा है। तो 2023 का वर्ल्ड कप जो है भारत में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा आप सबको पता है कि टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने 40 साल बाद ब्रॉन्ज, तो इसे भी याद रखें, अगले किसी भी एग्जाम में सवाल बनाया जा सकता है। जबकि बर्मिंघम CWG गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने सिल्वर मेडल हासिल किया था। तो ये हॉकी से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे। उनके अध्यक्ष का नाम है दिलीप तिर्की और ये दिलीप तिर्की जी भी जो है उड़ीसा से ही बिलोंग करते हैं। क्लियर? तो इस पहले टॉपिक के सारे फैक्ट्स को आपको याद रखना है। दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट वहां एक जिला है उत्तर प्रदेश में, वहां एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। उसे भारत का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो अक्सर टाइगर रिजर्व की संख्या से तो सवाल पूछता ही है, और क्योंकि इससे जस्ट पहले 53वां जो आपका टाइगर रिजर्व है हमारे ही राज्य में छत्तीसगढ़ में जो है आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया था, इसलिए 54वां टाइगर रिजर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 54वें टाइगर रिजर्व को आप याद रखेंगे। तीसरा अगर देखें, एक गुजराती फिल्म है, रीजनल फिल्म है जिसका नाम है छेलो सो, उसे ऑस्कर 2023 ऑस्कर, जिसे हम एकेडमी अवार्ड्स या फिर अकादमी पुरस्कार भी बोला जाता है, उसके लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया। मतलब भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से इस गुजराती फिल्म छेलो सो को ऑस्कर के लिए भेजा जाएगा। अब वो नॉमिनेट होता है आगे और उसको वो आगे बढ़ पाता है, उसको अवार्ड मिलता है नहीं मिलता है, ये ऑस्कर के ऊपर और उसकी जो ज्यूरी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। छेलो सो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में चुना गया है। मैंने अभी बताया फीचर और नॉन फीचर फिल्म क्या होता है, तो उसको भी आप दिमाग में रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मानसून सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित। उत्तर प्रदेश ऐसा पहला विधानसभा बन गया है जिसने अपनी महिला विधायकों के लिए एक पूरा दिन आरक्षित किया है। इसका क्या मतलब है अगर देखें तो एक कोई भी दिन डिक्लेयर किया जाएगा और उत्तर प्रदेश के विधानसभा और विधानमंडल में उस दिन जो है पूरी कार्रवाई सिर्फ महिला विधायक ही करेंगी। मतलब पूरा बोलने का कार्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ महिला विधायक ही करेंगे। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से बन सकता है कि हाल ही में किस विधानसभा या कौन सा भारत का पहला विधानसभा है जिसने एक दिन का सत्र जो है महिला विधायकों के लिए आरक्षित किया है। क्लियर? एक वन लाइनर फैक्ट और है, नामीबिया से 8 चीतों का सफलतापूर्वक भारत लाया गया। ये फैक्ट हमने पहले काफी डिटेल में देखा हुआ है। और अगर देखें तो इसे कौन से राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। इस बहाने अगर आपको और इंपॉर्टेंट डिटेल जानने हैं तो आप ये देख सकते हैं कि जो IUCN की रेड डाटा बुक लिस्ट होती है, IUCN की रेड डाटा बुक लिस्ट होती है, उसमें जो है चीते को कौन से कैटेगरी में रखा गया है, इंडेंजर्ड है, ये मतलब विलुप्त प्राय है या फिर संकटग्रस्त है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डाटा देख सकते हैं। भारत में वो विलुप्त कब हुए, मतलब कौन से सन के बाद उनको नहीं देखा गया, ये सारे फैक्ट्स आप कंपाइल करके रख सकते हैं। काफी चर्चा में रहा, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी आपका। इसके बाद अगर आप देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिप्स एंड वाटरवे, जहाज रानी मंत्रालय जो है वो क्या करने जा रहा है, तो गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाने की योजना कर रहा है। इसमें क्या होगा कि हमारी जितनी भी समुद्री विरासत रही है, समुद्र से संबंधित हमारी जो भी हिस्ट्री रही है, उनको सहेज करके रखा जाएगा। इससे रिलेटेड सवाल जो है PSC ऑलरेडी पूछ चुका है कि कौन से देश के साथ मिल करके इसे बनाया जाएगा। तो ये फिलहाल चर्चे में था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी कवर किया है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय, मतलब कि फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जंगल से संबंधित विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा, तो ये तेलंगाना के हैदराबाद में बनाया जाएगा। ये रहा तेलंगाना और उसकी राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद का जो वानिकी कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट FCRI, वहां पे कॉलेज स्थित है, उसे अब विश्वविद्यालय के रूप में बदल दिया जाएगा। तो आपसे अगर वन लाइनर सवाल पूछता है कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो तेलंगाना के हैदराबाद में। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही सारा चीज था। सितंबर माह के करंट अफेयर लाने में थोड़ी देरी हुई, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से हम प्रयास करेंगे कि बिल्कुल समय में करंट अफेयर्स आए, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारियां अच्छी चल रही होंगी।
इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर ऐसे ही करंट अफेयर से रेगुलर अपडेटेड रहना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा भी आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप हमारे क्लासेस के साथ भी जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी क्वेश्चंस मैंने आप सबको दिए हैं उनका आंसर्स आप जरूर कमेंट बॉक्स पे करें। वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।